मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की। इस वक्त आप देख रहे हैं चर्चा महाराष्ट्र को लेकर, चर्चा झारखंड को लेकर, चर्चा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की 9 सीटों को लेकर। और सबसे पहले आज बात होगी महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर। एक्सिस माई इंडिया जो एग्जिट पोल दे रहा है वो जिलेवार, महिलाओं का वोट, जाति के आधार पर पड़ा हुआ वोट, किसकी ताकत कितनी, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, क्या महायुति की ताकत महाविकास आघाड़ी से बहुत ज्यादा आगे दिखाई दे रही है, किसे कितना वोट मिला, आज विस्तार से इसकी चर्चा होगी, एक एक आंकड़े का एनालिसिस होगा। और इसे मैं फिर दोहरा दूं, ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन जो अभी आंकड़े हमारे सामने हैं उन आंकड़ों पर तो हमें चर्चा करनी होगी। नतीजे का दिन तो कल है, टुमारो इज द डी डे। लेकिन आज चर्चा के लिए हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय जी, रशीद जी, समीर जी, बहुत स्वागत आप चारों मेहमानों का। महायुति का महा तूफान आने वाला है, एकनाथ शिंदे भारी पड़ने वाले हैं, उद्धव ठाकरे अपनी साख बचा पाए हैं या नहीं, शरद पवार के ऊपर अजीत पवार भारी पड़े या फिर शरद पवार की ताकत अभी भी बरकरार है। विस्तार से होगी चर्चा। और सबसे पहले एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कहता है, सबसे पहले कलेक्टिव जो नतीजा वो उनके हिसाब से आने वाला है वो आपके सामने रख दें। महायुति को 48% वोट जा सकता है, महाविकास आघाड़ी को 37% वोट जा सकता है, अन्य के खाते में 13। महाराष्ट्र में किसे कितना वोट प्रतिशत जा रहा है इसे देखकर तो आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक्सिस माई इंडिया क्लियरली ये कह रहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ महायुति की सरकार बन सकती है, क्योंकि ये आंकड़ा वाकई में बड़ा हैरान करने वाला उन लोगों के लिए जो इस बात को तय मानकर चल रहे हैं कि सरकार तो महाविकास आघाड़ी की ही बनने जा रही है। लेकिन महाविकास आघाड़ी इस जीत से बहुत पीछे, 145 की इस बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे। महायुति 178 मिनिमम, 200 मैक्सिमम। विजय जी, देखिए कोई सवाल तो हम नहीं करते कि एग्जिट पोल पे क्या एक्सिस इंडिया ने उन्होंने अपने हिसाब से देखा होगा। और मैं समझता हूँ एक्सिस इंडिया में प्रदीप गुप्ता जी को मैं समझता हूँ तो उनके लिए ये वाला जो एग्जिट पोल है बहुत ही कॉम्प्लेक्स के साथ साथ बहुत प्रेस्टिजियस भी है, क्योंकि उनको कमबैक के लिए भी एक बहुत ज़रूरत है। और वो पिछली बार का गलत हो गया तब भी मैं उनकी ईमानदारी पर शक नहीं करता, क्योंकि हम लोग एनालाइज करते हैं बहुत सारी चीज़ें गलत होती है, सही होती है, लेकिन उसके बाद 2 बार वो गलत हुए। हालांकि उन्होंने 77 के करीबन एग्जिट पोल्स किए हैं, उसमें से 65-67 की सही भी रहे, उनके 100% सही रहे, तो इसलिए उनकी क्रेडेंशियल्स पर सवाल नहीं। मेमोरी बहुत छोटी होती है, सही तो भूल जाते हैं, गलत हमेशा याद रहता है, तो वो उनका है। लेकिन उसके बाद जब वो ये कर रहे हैं तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जिन लोगों से बात करना था उसमें भी 35,000 से ज़्यादा लोगों से बात की है। उनको भरोसा है कि इस तरह से होगा। हालांकि मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि ऐसा क्या बदला है लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनावों के बीच में कि इतना बड़ा बहुमत आ जाएगा, क्योंकि लोकसभा में तो महायुति बहुत पीछे थी, 125 सीटों पर थी और वो 150-55 पर थे। तो उनका बहुत सारे कारण रहे हैं, उसमें एक लाडली बहन योजना की उन्होंने जिक्र किया था। सर वो आंकड़ा भी है मेरे पास, वो भी मैं दिखाऊंगी। लेकिन संजय राउत का दावा एक बार आप फिर सुनिए। जाहिर है महाविकास आघाड़ी की जीत का वो दावा करेंगे, लेकिन आंकड़ा वो क्या गिना रहे हैं, सुने। सत्ता हमारी आ रही है, हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र में, और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। 3 पार्टी के 160 लोग चुनकर आ रहे हैं, 160 कांग्रेस, शरद पवार साहब की एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और हमारे छोटे छोटे घटक दल हैं, उनके 160 विधायक हमारे चुनकर आने के बाद में हम विचार करेंगे ना अभी। लेकिन हमारा सबके साथ संपर्क है, मैं किसी को बागी नहीं मानता हूं। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई बागी नहीं है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई इंडिपेंडेंट लड़ता है, कोई छोटे छोटे दल का सहारा लेकर लड़ते हैं। जो लोग मजबूत स्थिति में है वो सभी के साथ हमारा डायलॉग चल रहा है। सभी के साथ डायलॉग चल रहा है, इसका मतलब ये कि अगर बहुमत से थोड़ा पीछे रह गए तो ये डायलॉग ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको सत्ता में बनाने के लिए।
लेकिन इस वक्त जो अलग अलग पार्टीज की स्थिति में आपके सामने रख रही हूं, इसे देखना बहुत जरूरी हो जाता है जब संजय राउत के ये बड़े बड़े दावे होते हैं। संजय राउत क्या कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या उद्धव ठाकरे खुद अपनी साख बचाने में कामयाब रहे हैं? क्या जनता का वोट उन्हें गया है? क्या जनता की सिंपैथी उन्हें मिली है? क्योंकि पार्टी तो बट गई, आंकड़े आपके सामने हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 35 सीट जाने की संभावना दिखाई गई है और वहीं इससे हाफ से भी कम दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। एक एक करके इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले समीर जी ये बताएं कि ये जो दावा संजय राउत का और एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल, कितना सहमत आप इससे हैं? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये सर्वे आया, इसका परिणाम अब तो कल पता पड़ेगा क्या हुआ जो एग्जिट पोल है, लेकिन आप देखिए वो 27% वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और 107 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, 98 से 107 के बीच में। 2014 का अगर हम चुनाव परिणाम देखें कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, तब भारतीय जनता पार्टी को 27.81% वोट मिला था और 122 सीटें आई थी। 122 थी। तो मतलब तब भारतीय जनता पार्टी लगभग इतना ही परसेंट वोट मिलकर 122 सीटों पर चली जाती है और इस बार 27 गठबंधन में होने के बाद 27% मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को और 20 से 22 सीटें कम मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा, और एकनाथ शिंदे की सीटों को भी लेकर मुझे लग रहा है कि 58 सीटें एकनाथ शिंदे को दी जा रही है। मुझे लग रहा है अगर ये एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन रहता है तो उसका तो फिर मतलब बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया जाएगा। लोकसभा में जो स्ट्राइक रेट रहा था एकनाथ शिंदे का, जो सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे का था, उससे भी बहुत अच्छा और सबसे अच्छा प्रदर्शन मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे करने जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि अजीत पवार 30 सीटों पर, आपके अपने सोर्सेस क्या कह रहे हैं? एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से ज्यादा बेहतर करेंगे प्रदर्शन? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उद्धव ठाकरे से अच्छा प्रदर्शन एकनाथ शिंदे का रहेगा। देखिए उसका कारण है, एकनाथ शिंदे अकेले नहीं है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रियता है और संघ के स्वयंसेवक भी उस सीटों पे काम कर रहे हैं। वो ये तो नहीं देखेंगे ना कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की प्रधानमंत्री मोदी की अपील है, प्रधानमंत्री मोदी की अपील है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। अब संघ और भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक ये तो नहीं देखेंगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं हो, तो महायुति का कैंडिडेट देखेंगे। तो उसका जो बेनिफिट है वो एकनाथ शिंदे को मिलेगा, उसका बेनिफिट है कुछ हद तक अजीत पवार को भी मिलने वाला है, लेकिन एकनाथ शिंदे को तो पूरा मिलेगा क्योंकि वो नेशनल अलायंस रहे। तो उस आधार पर सीटें ज्यादा होगी एकनाथ शिंदे की, लेकिन इतनी 58 सीटों पर चले जाए, मुझे इसकी अगर एकनाथ शिंदे 58 पे जा सकते हैं तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी 125 से 130 सीटों पर जाना चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो मार्जिन हाफ हाफ का नहीं रहेगा, फिर तो बीजेपी और ज्यादा होगी अगर शिवसेना शिंदे अगर बिल्कुल, अगर वो 58 सीटों पर जा सकते हैं इस आधार पे, तो इस आधार पे तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है फिर 125 सीटों पर जाना चाहिए अकेली। ठीक, हर्षवर्धन जी आपकी क्या राय है? क्योंकि हम वोट परसेंटेज भी देख रहे हैं, शिवसेना का जो शिंदे गुट है 58% पे दिखाई दे रहा है, शिवसेना का यूबीटी गुट यानी उद्धव ठाकरे का 36% वोट शेयर पे दिखाई दे रहा है। देखिए, एक तो ये कि कोई निजी टिप्पणी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदीप गुप्ता जी थोड़ा सा लहरा गए हैं। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, एक तरफ वो अतिरेक चले जाते हैं एक पार्टी में, एक तरफ अतिरेक चले जाते हैं दूसरी पार्टी में। इतना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाला सेफोलॉजिस्ट, और वो अचानक एक चुनाव परिणाम थोड़ा सा गड़बड़ाया, वो एकदम से गड़बड़ा गए हैं। अचानक बीच चलते चलते सर्वे में वो रिवाइज कर देते हैं। ये किसी भी अच्छे सेफोलॉजिस्ट के लक्षण नहीं है। मतलब मेरी तो सलाह भी होगी कि चूंकि वो बहुत अच्छा काम करते रहे, देश की बड़ी सेफोलॉजी कंपनियों में है, तो वो काम करना चाहिए। लेकिन और कम से कम महाराष्ट्र वाले में उनका जो परसेंटेज है और सीट्स हैं, ये दोनों कहीं भी मैच नहीं कर रहे हैं। मैं निजी तौर पर ये मानता हूं कि महायुति की सरकार बनने जा रही है, ऐसा मुझे भी लगता है, पहले से मैं कहता रहा। लेकिन जिस तरह से उनका जो सीट प्रोजेक्शन है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आया, उन्होंने कल दिया, बाकी सबने परसों दे दिया, ज्यादा लिए, उन्होंने ज्यादा समय लिया। लेकिन अगर सबका देखें तो एक बात तो है कि ट्रेंड उस तरफ दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि ट्रेंड तो बहुत समय था, लेकिन लोकसभा चुनाव को लोग कहते हैं, तो लोकसभा चुनाव में जो ट्रेंड बताया एग्जिट पोल्स ने वही गया। नंबर्स कम ज्यादा हुए, नंबर्स कम ज्यादा जो हुए वो भी दिख रहा था कि क्यों कहां गड़बड़ हो सकता है। तो ट्रेंड अगर एक तरफ दिख रहा है तो मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा चमत्कार ना हो जाए तो ये ट्रेंड लगभग बरकरार रहेगा, यानी महायुति की सरकार बनेगी। अब इसका दूसरा जो पहलू, जो दो बातें समीर जी ने कही कि शिंदे का दोगुना वो जाएंगे और एक अजीत पवार को भी लाभ मिलेगा। मेरा इस पे, एक पे मतैक्य है, दूसरे पे मतभेद है। मतैक्य इस पर है कि शिंदे सेना कितनी भी बड़ी होगी, वो मुंबई कोंकण के अलावा कहीं है नहीं भाई।
वो भी मुंबई ठाणे कह लें, कोंकण भी नहीं, वो तो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ठाणे। वो तो राणे का हो जाता है। ये बस मुंबई ठाणे की पार्टी है। लेकिन उससे बीजेपी का भी तो सपोर्ट हो सकता है, जैसे मैं सुमेश जी कह रहे हैं कि आरएसएस का भी सपोर्ट हो सकता है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, यही तो मैं समझा रहा हूं कि उनका जो शिंदे का जो है वो मुंबई ठाणे की है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो पैन महाराष्ट्र है। अगर ये सेंटिमेंट दिख रहा है तो फिर बहुत आगे जाएगी। जो 2014 वाला 122 था तो 118 से लेके 130 तक जा सकती है। दूसरा, अजीत पवार को लेकर मेरे मन में बहुत अभी मतलब आशंकाएं बहुत ज्यादा हैं। जिस तरह के मुझे संदेश आ रहे हैं, पुणे से एक सज्जन का मैसेज आया कि मैं कट्टर स्वयंसेवक हूं, मेरे यहां अजीत पवार की पार्टी को टिकट मिल गया, मैं नहीं दबा सकता, उसके पे जाके मैं वोट दे ही नहीं सकता, मैं उसको हमेशा दूसरी तरह से। अब ये जो भाव है, इसी ने अजीत पवार को कहां हराया था, उनकी पत्नी को बारामती में, और वजह नहीं थी। अगर सारे के सारे भाजपा के लोग लेकिन उनके सर साथ आते, कॉम्पिटिटर को भी तो आप देखेंगे, सामने सुप्रिया सुले भी खड़ी हुई हैं। नहीं। वो जो अजीत पवार की पत्नी से ज्यादा बड़ा राजनीति में कद रखती हैं। नहीं, दोनों चीज है। कद तो किसी का नहीं, कद तो सिर्फ शरद पवार का है। ऐसे अगर कहेंगे तो सुप्रिया सुले का कौन सा कद है? आज तक कोई कद बन पाया क्या? कद पवार साहब का, शरद पवार का। लेकिन बारामती में लोग किसको जानते थे? शरद पवार की राजनीतिक विरासत अजीत पवार को। काम कौन कराता था, ठेके कौन दिलाता था, गुंडागर्दी कौन करता था, भाजपा वालों को थोड़ा राइट टाइम करके कौन रखता था, वो अजीत पवार अपनी पत्नी को नहीं जीता पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता था वो भरोसे के साथ उनकी पत्नी को नहीं दे पाया। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इसका नुकसान कहां हो रहा है, कितना हो रहा है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये सारे जो सर्वे दिखा रहे हैं तो उसके आधार पर मैं जो मेरी पहले की धारणा है वो थोड़ी और पुख्ता होती है कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। बन रही है, लेकिन उतने बड़े मार्जिन से बन रही है नहीं। अगर ये सर्वे जो दिखा रहे हैं तब तो फिर ये मार्जिन बहुत बड़ा होने वाला है। मेरा भी मानना है कि इतना बड़ा नहीं होगा। मतलब अगर ये तब तो फिर ये राउट होगा, ये क्लीन स्वीप होगा, तब तो कहीं नंबर जाकर कहां रुकेगा इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अच्छा, एक आंकड़ा और अब मैं दर्शकों के सामने रख दूं। जब हम शिंदे वर्सेस ठाकरे का कंपैरिजन करते हैं तब हमें एनसीपी वर्सेस एनसीपी का भी कंपैरिजन करना पड़ेगा, हमें शरद पवार वर्सेस अजीत पवार का कंपैरिजन करना पड़ेगा। आप अगर वोट परसेंटेज में देखेंगे तो वोट परसेंटेज में आपको एनसीपी शरद गुट अजीत गुट से ऊपर दिखाई देगा। देखिए इस वक्त आपके सामने वोट परसेंटेज है 49% एनसीपी शरद गुट के पास है और 43% एनसीपी अजीत गुट के पास। लेकिन जब आप इसे नंबर्स में देखेंगे तो नंबर्स में उल्टी तस्वीर दिखाई देती है। अब ये कैसे हुआ, इस पर मैं रशीद जी आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं पहले नंबर बता दूं। इसमें अब आप देखें, जब दोनों पार्टी आमने सामने खड़ी होती है, वो सीटें जहां पर इनका सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है, उन सीटों पर अजीत पवार आगे है। कुल 41 सीटें हैं जहां पर इन दोनों पवार्स की टक्कर है। पावर में, नंबर्स में अजीत पवार ऊपर आ गए, 26। सहमत है इस नंबर से? देखिए, पहली बात तो हमें मीनाक्षी बहुत बुनियादी बातें समझनी होंगी। एक तो पहली बात, जो हमारे यहाँ डेटा साइंस सर्विस का जो ये पूरा का पूरा जो मेथड है, सर्वे मेथड, इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, जहाँ वोट डाला जाता है, वो सीक्रेट बैलेट होता है। कोई ये बताता नहीं है कि उसने किसके लिए वोट डाला है। आप पूछ के कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, तो ये एक आकलन होता है। दूसरी बात बहुत होती है जिसकी तरफ हमारे मित्र हर्षवर्धन जी भी इशारा कर रहे थे, बहुत बार लोग क्या होता है कि अपनी साख बचाने के लिए अपनी मतलब ख्वाहिश को खबर की तरह बताते हैं कि ये हमारी ऐसी सोच है, ऐसा हो जाएगा। देखिए, मुझे तो लगता है कई बार जनता भी कंफ्यूज करने के लिए अपनी राय देती है। नहीं, वो बोलेगी कुछ, अंदर बटन दबाएगी कुछ, जनता को दोष मत दीजिए। देखिए नहीं, इस सर्वे के मामले में मेरा स्पष्ट मत है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए जो ये पोल सर्वे एजेंसीज है, इनका कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है। सर्वे गलत हो जाता है, चैनल अपना हाथ अलग कर लेती है, चैनल कहती है कि साहब ये हमारा सर्वे नहीं है, तो एजेंसी का है। तो एजेंसी का जो होता है वो फिर एजेंसी जो है, फिर वो 5 साल बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर वही दिल लाया हूँ, फिर वो लेकर के आके वही वो पत्ते फेंटते हैं और सामने अपना निष्कर्ष दिखाते हैं। मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है, इसलिए हमें इस पे, हम जो संजीदा किस्म के पत्रकार हैं, टिप्पणी करने से भी बचना चाहिए। जो भी रिजल्ट होगा होगा। अब आप बात मैं आपको बता रहा हूँ महाराष्ट्र की क्या है। महाराष्ट्र में बात यह है कि जो MVA वाले हैं, बहुत से MLA, कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई, नेताओं से, अपने सूटकेस पैक कर रहे हैं। सूटकेस क्यों पैक कर रहे हैं? क्यों उन्हें बाहर जाना है, बंबई से बाहर जाना है, बेंगलोर जाना है, होटल बुक हो रहे हैं। खबर जो है मैंने अगले हिस्से के लिए रखी हुई थी, नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि 26 तारीख तक नहीं, सर एक जान के कितने सेट कपड़े लेके जा रहे हैं? हाँ, ये भी बड़ा आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन देखिए 26 तक का समय है, मुझे लगा 26 तक अगर सरकार सूटकेस की बात कर रहे हैं जो सूटकेस पैक होकर विधायकों के लिए जाने वाले हैं।
वो तो उसका तो संजय राउत ने कह दिया कि उसके लिए बॉम्बे में होटल सेफ नहीं है। तय होगा ना। तो देखिए बात ये है कि कितने दिन रुकना पड़ सकता है? 26 नवंबर तक वहां सरकार बननी है और 26 नवंबर तक सरकार अगर इस तरह का स्पष्ट बहुमत नहीं आया तो मुश्किल होगी और इसके लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लग जाता है। तो वहां के जो पॉलिटिकल माहौल है उसमें इस तरह की गहमा गहमी नजर आ रही है जो दिखाती है कि मामला करीब का है, टाइट है, इतना ऐसा नहीं है। कल हमें इस समय तक स्पष्ट पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। और जो विजय जी ने बात कही थी सबसे बड़ी बात कि 5 महीने में क्या स्थिति बदल गई। जब नरेंद्र मोदी जी अपनी प्रतिष्ठा पे अपने नाम के ऊपर वोट मांगते हैं लोग नहीं देते और उसके बाद 5 महीने बाद जो है वो दूसरे के लिए वोट मांगते हैं तो दिल खोल के लोग वोट दे रहे हैं। ठीक है सर, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। आप डेटा पे मत कमेंट करें अगर आपको डेटा को लेकर ये लग रहा है कि आप इस पे इतना ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन अजीत वर्सेस शरद ये लड़ाई जो आपकी जानकारी में आ रहा है, जो मराठवाड़ा या विदर्भ से आपके पास रिपोर्ट आ रही है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी को 49% वोट मिले और सीटें उसकी कम हो जाएंगी। ये तो सेफोलॉजी के या एक कॉमन सेंस की मैं बात करूंगा, उसे कहीं खड़े नहीं होता। भी मैं कहता ये बौखलाहट भरा हुआ सर्वे है और इस सर्वे का संज्ञान लेना ही गलत। आप देखिए झारखंड में इन्होंने क्या सर्वे किया है, वहां भी बिल्कुल एक तरफा दिखाया है। तो ये देखिए यहाँ ऐसा नहीं होता। राजनीति बड़ा एक विषम विषय है और उसमें बहुत सारी, ये नहीं कि भाई मेरे एक प्रतिष्ठा की बात है कि मैं अपनी खोई हुई हारी हुई बाजी जीत जाऊं। ये तो जुआ की बात भी ना, आप जुआ खेल रहे हैं राजनीतिक रूप से। तो नहीं, एक चीज मैं जोड़ दूं, वो उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक सर्वे और है जिसकी हमने अभी चर्चा नहीं की, पता नहीं आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सी वोटर का सर्वे आया, उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रेन किया है और उन्होंने 60 से ज्यादा 64 सीटें करीबन उसमें जोड़ी नहीं है अपने सर्वे में। उनका ये इस पर कमेंट आज नहीं किया जा सकता। टू क्लोज टू फाइट। तो वो 112 सीटें उन्होंने शायद इनको दी है, महायुति को 80-90 सीटें, 102 सीटें उनको दी है महाविकास को। तो उन्होंने 60 सीटें जोड़ दी और ये बहुत ठीक भी बात है। मतलब आज हम उनकी मजाक उड़ा लेकिन 60 सीटें 65 सीटें ऐसी है, टू क्लोज टू फाइट। तो उसमें कल भी देखिए हम सब चर्चा कर रहे थे और यही चर्चा हुई थी कि 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जो ये हम आप कह सकते हैं। मतलब वो उनका मतलब है कि उनको स्टडी में नहीं निकल रही। इसमें क्या बात हो गई, कोई आदमी जबरदस्ती आपके कहने से कोई चीज तय करे। सर मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं ये बात नहीं, एक बात सुन लो मेरी। ठीक है सर, मैं एक आंकड़ा और रख देती हूँ जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की फाइट की उन 75 सीटों की हम बात कर रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया की एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस की जहां पर 75 सीटों पर सीधी लड़ाई है, वहां पर बीजेपी कांग्रेस से आगे दिखाई दे रही है। 49 सीट, 49 सीटें बीजेपी के पास, 22 सीटें कांग्रेस के पास और 4 अन्य के खाते में दिखाई दे रही है। अच्छा, ये तो पहले से ही चर्चा हो रही थी हर्षवर्धन जी कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, ज्यादा सीटों पर उसे लड़ना चाहिए था, ज्यादा सीटों पर वो लड़ी भी। लेकिन यहाँ पे जहां पर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने होती है वहां पर, इसमें अगर विदर्भ की बात कर ले, कुल 36 सीटें तो ऐसी है जो वहीं से आ रही हैं जहां पे दोनों की डायरेक्ट लड़ाई है। नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की प्रशंसा भी कीजिए कि उसने विदर्भ में ही भारतीय जनता पार्टी को रोका, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में उनके परिणाम अच्छे नहीं रहे। तो ये कहना कि हर जगह जहां भाजपा कांग्रेस लड़ते हैं वहां भाजपा जीत जाती है, कांग्रेस हार जाती है, ये तथ्य के तौर पर थोड़ा सा ज्यादा अतिरेकी हो जाएगी, जैसे आजकल सर्वे वाले करते हैं। लेकिन दूसरा जो पहलू जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत क्लोज है, तो उसको भाई तो आप सर्वे मत कीजिए ना, ये तो हम भी बता दे रहे हैं। ये विश्लेषण करने वाला ये गुंजाइश ले सकता है ना कि भाई बहुत क्लोज है, हम कैसे बताएं, 5,000 10,000 मतों का अंतर है। लेकिन जिसका काम ही धंधा सर्वे करना है वो कैसे कह सकता है? फिर तो वही बात हो गई नहीं कि अच्छा भाई हम भी कह रहे हैं बड़ा क्लोज है। आप 288 में 60 सीटें 70 सीटें 75 सीटें अगर आप टू क्लोज टू कॉल कह के और छोड़ देंगे तब फिर क्या आपने सर्वे दिया? लेकिन ये प्रोफेशनल ऑनेस्टी भी तो हो सकती है कि हम नहीं समझ रहे इस बात को, कोई जरूरी थोड़ी प्रोफेशनल ऑनेस्टी या प्रोफेशनल उससे ज्यादा फेयर भी कह लें, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में आपको याद दिलाऊं, आप इससे सवाल कर सकते हैं कि भाई 180 सीटें जब वो दे रहे हैं प्रदीप गुप्ता, तो आप सवाल करते हैं ये बहुत अतिरेक पर चले गए। इससे बेहतर है कि उनको जो सीटें नहीं समझ में वो ठीक है। लेकिन सर मैं आपको मध्य प्रदेश याद दिलाता हूं, मध्य प्रदेश में यही स्थिति थी, लेकिन सर्वे सबने किया था और 10-10 सीटों का गैप दिया था, वो लोगों ने स्वीकार किया। फिर आपने बिहार किया, 2020 का बिहार, तब भी इस तरह से गैप दिया था लोगों ने। आप अगर कुछ बताएंगे ही नहीं, और मैं फिर कह रहा हूं
गलत सही होना कोई भी हो सकता है, जनता की नब्ज भांपना वो भी भारत जैसे देश में असंभव के आसपास की चीज है। लेकिन फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, तो फिर ये वाला मतलब वो वाला मत करिए ना कि आई आम या जाई लबेदा, मार दिया आपने आम गिर गया तो कहे बड़े अच्छे निशानेबाज से, फंस गया तो कहे क्या करे गलती हो गई डंडा आपको चलाने, ऐसे नहीं चलेगा ना। ये मत कीजिए। ये जनता को जब आप बता रहे हैं तो आपको जो है आप अपनी ईमानदारी से बताइए, गलत हो तो स्वीकार कीजिए, माफी। चलिए वंचित अघाड़ी का देखिए जो डेटा, देखिए सर अब मेरे सामने जो डेटा है, मेरी चुनौती यही है, मैंने उसी डेटा पे बात करना है, और जो हकीकत है वो तो कल हो ही जाएगा, चाहे दूध का दूध और पानी का पानी। और तब तक आपके पास भी आंकड़े के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, नंबर तो आप भी नहीं दे पाएंगे। एक लाइन हमेशा मानकर चलिए जिसको मैं कहता हूं कि चुनावों का अंतिम सत्य नतीजे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। डिस्क्लेमर आप जो बता रहे हैं, मैंने शुरुआत ही दे दिया, मैंने शो ओपन करने के साथ ही दे दिया कि एग्जिट पोल है, नतीजे कल है। आज इस समय कल हर्षवर्धन जी पूरा बता देंगे, नतीजे आने के बाद सारी चीज साफ कर देंगे आपको। ठीक है, लेकिन मैं उसमें भी मुश्किल बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी कहीं वहां भी फंस गया। चुनाव नतीजों से सरकार की भविष्यवाणी आप सब एक दूसरे पे बोल रहे हैं, मुझे ये लगेगा कि ये भी एग्जिट पोल की तरह ही है, सबके अपने अपने विजन, अपने अपने। नहीं, लेकिन मैं एक लाइन इसमें जोड़ रहा हूँ कि कल जो हर्षवर्धन जी दिखा रहे हैं कि भाई वो बता सकते हैं कल क्या होगा। मैं कह रहा हूँ चुनाव नतीजों से महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी ये बताने की मतलब वो मत कीजिए, बहादुरी मत दिखाइए। ठीक है, मतलब सरकार कोई बहादुरी उससे पहले नहीं होनी चाहिए। मैं जल्दी से एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे जाना है समीर जी, उससे पहले ये जो वंचित अघाड़ी है वो नंबर्स उसके भी आए हैं, उनकी ताकत क्या दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वंचित बहुजन अघाड़ी कोई बहुत बड़ा फैक्टर कभी महाराष्ट्र की राजनीति में रही है। वो हमेशा यही रहा है कि 1 या 2 सीटें हमेशा जीतती रही है और 1 से 2-3% के बीच में उसका वोट परसेंट रहा है। जब वो ओबीसी के साथ 2019 का चुनाव लड़ी थी उस समय थोड़ा बेहतर प्रदर्शन लगा था क्योंकि उसमें कुछ मुस्लिम वोटर्स जुड़े थे। इस बार चूंकि वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ ओबीसी की पार्टी नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आया था कि एक तरफा जो वंचित बहुजन अघाड़ी का जो खास वोटर रहा है दलित और ओबीसी का, वो कांग्रेस के पास विदर्भ में चला गया था। देखिए वंचित बहुजन अघाड़ी तो सिर्फ विदर्भ की पार्टी, अगर आप देखेंगे तो प्रकाश अंबेडकर अकोला से आते हैं, उनका जो क्षेत्र है बेसिकली विदर्भ का रहा है। तो हालांकि वो कैंडिडेट पूरे महाराष्ट्र में खड़ा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विदर्भ में भी अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, और जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है वो विदर्भ एक बड़ा ग्राउंड है जहां 62 सीटें आती है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जहां ज्यादा आपस में लड़ने वाली है। जो परिणाम अभी जो एग्जिट पोल में जो दिखा रहे हैं अनुमान, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है और यही कारण रहा कि जहां कांग्रेस। तो ये जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत आप कह रहे हैं उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि लोकसभा चुनावों से एकदम अलग इस बार हो सकता है मराठवाड़ा या विदर्भ के रीजन में जनता ने बीजेपी के लिए या महायुति के लिए वोट कर दिया है। तो ये जो बढ़ा हुआ परसेंटेज इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, ये कहां से आ रहा है? क्या इसमें महिलाओं का वोट है? क्या वो लाभान्वित होने वाले SC, ST, OBC कम्युनिटी का भी वोट बैंक इसमें शामिल है जो जिन तक सीधा वोट बैंक इसमें प्रायश्चित का वोट बैंक है? 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जनता ने वोटिंग कर दिया था, मुझे लग रहा है वो प्रायश्चित कर रही है।